मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने विभिन्न जो रिसेंटली जजमेंट्स प्रोनाउंस किए हैं, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनके जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनके बारे में मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 4-5 जजमेंट जो है प्रोनाउंस किए हैं, जिसमें पंकज बंसल का केस है, जिस परवीर पुरकायस्थ का केस है, विहान कुमार का केस है, आशीष कक्कड़ का केस है। इसके अलावा और भी अन्य केसेस हैं जिसमें जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं यानी कि गिरफ्तारी के आधार हैं, उनको कन्वे किया जाना, मुलजिम को बताया जाना बहुत ही जो आवश्यक माना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि अगर उसको गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं तो जो उसके जो अरेस्ट होगा, उसका जो डिटेंशन होगा, वो जो इलीगल होगा, और उसमें जमानत के प्रावधान ना होते हुए भी ऐसे मुलजिम को तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और उसके जो गिरफ्तारी होगी वो अवैध गिरफ्तारी होगी, और उसके फर्दर जो उसका जो कस्टडी रिमांड होगा, पुलिस रिमांड हो या जेसी रिमांड हो, वो किसी तरह भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तथा ये संबंधित न्यायालय या मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेवारी होगी कि वो देखें कि मुलजिम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए हैं कि नहीं बताए गए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा बल दिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय जो है प्रोनाउंस करते हुए जो 4-5 है, उसमें अरेस्ट मीमो, रीजन्स ऑफ अरेस्ट व ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इनकी महत्ता बताई, और इनमें बताया कि इनमें क्या भिन्नता है, क्या क्या इसके अंदर अलग है और ये क्यों आवश्यक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रोनाउंस किए हैं जजमेंट्स, उसमें बताया कि जो सेक्शन 50 है CRPC का, जो कि अब 47 BNSS है, वह 50A, वह 48 CRPC, वह 48 BNSS है, वो गिरफ्तारी से संबंधित जो गिरफ्तारी के आधार हैं वो बताए जाने के प्रावधान करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अनुच्छेद 22 है संविधान का, वो उसमें भी ये व्यवस्था दी गई है कि मुलजिम को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताए जाने चाहिए, और नहीं बताए जाते हैं तो ऐसी गिरफ्तारी जो है अवैध होगी और इलीगल होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो अपनी व्याख्या करते हुए बताया कि अरेस्ट में जो गिरफ्तारी मीमो है या अरेस्ट मीमो है, ये एक फॉर्मल परफॉर्मा होता है, जिसके अंदर की मुख्य रूप से जो पक्षकार है या जो अभियुक्त है, उसका नाम, उसका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका FIR नंबर या केस क्राइम नंबर या CC नंबर, जो भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डालती है, उसका जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है, उसका डेट है, उसका टाइम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्फॉर्मेंट यानी कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसको दी गई, ये बातें उसमें लिखी जाती हैं। तथा उसमें ये भी लिखा जाता है कि जो गिरफ्तारी अधिकारी या IU है, उसका क्या रैंक है, उसका क्या नाम है, और उसका कौन सा थाना है। तो उसमें पूरे पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। तो ये जो है ये अरेस्ट मीमो होता है। तो मित्रों, अरेस्ट मीमो के अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजन्स ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया। तो यहाँ मैं इन पर आने से पहले मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो NIA हो, चाहे CIB हो, या स्टेट पुलिस हो, या अन्य स्पेशल एजेंसियाँ हों जो कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उन सभी के लिए ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में यानी गिरफ्तारी के आधार के बारे में, ये सब पर लागू होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से जो है अमल करने के लिए हिदायत दी है। तो मित्रों, जो प्रत्येक IO है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, या जो जांच अधिकारी है, उनकी जो सहूलियत के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, ताकि जो अरेस्ट मीमो वो बनाएं उसको वो 3 भागों में उसको विभाजित करें। तो अरेस्ट मीमो 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला तो जो फॉर्मल पर्टिकुलर्स है जो मैंने अभी बताए, उसमें आप करिए, दूसरा उसका रीजन्स ऑफ अरेस्ट करिए, तीसरा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट करिए। तो यदि अरेस्ट मीमो में ही आप 3 उसको भागों में बांटेंगे तो भविष्य में जो है उसकी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती कि उसके अंदर जो है ये लिखने से छूट गया और उसका मुलजिम को वेजा फायदा नहीं मिलेगा, तथा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या IO साहब को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यदि वो गिरफ्तारी के आधार उसमें अंकित नहीं करेगा अपने अरेस्ट मीमो में, तो निश्चित रूप से अदालत उसके विरुद्ध जो है स्ट्रिक्चर जारी करेगी, उसके उच्च अधिकारियों को लिखेगी, मुलजिम को जमानत पर छोड़ देगी, तथा प्रतिकूल विभाग की उसमें जो है छवि भी खराब होती है और मुलजिम को उसको बेजा फायदा मिलता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए जो है इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अरेस्ट मीमो के जो होगा, पहला फॉर्मल, उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो आएंगे, दूसरा रीजन्स ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अरेस्ट मीमो का फॉर्मल पार्ट तो मैंने जैसा आपको बताया, अब रीजन्स ऑफ अरेस्ट है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजन्स ऑफ अरेस्ट हैं वो आईओ के लिए होते हैं, वो जांच अधिकारी के लिए होते हैं, और वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। वो जो है फिक्स हैं कि भाई क्या रीजन्स ऑफ अरेस्ट हैं। जैसे कि जो उसके अंदर आपका जो रीजन्स ऑफ अरेस्ट है वो सेक्शन 41 जो पुराना सीआरपीसी उसमें, तथा आप जो 35 बीएनएस है उसमें वर्णित है। रीजन्स ऑफ अरेस्ट में आप लिख सकते हैं कि गिरफ्तारी जो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए, जांच पूरा करने के लिए जो है उसकी आवश्यकता है, उसको गिरफ्तार करना आवश्यक है। वो गवाहों को जो है टैम्पर भी नहीं करेगा, धमकाएगा नहीं, साक्ष्यों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो भागने का उसका कोई अंदेशा नहीं है। यदि उसको जमानत पर छोड़ा गया या उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो जो है वो अदालत में उपस्थित नहीं हो पाएगा, तथा ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति करेगा। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं जो फिक्स हैं। तो उसमें आप अपने जो अरेस्ट मीमो जो होगा उसमें आप पहले से ही भी लिख सकते हैं, और जो उसमें लागू होगा उसको आप टिक कर सकते हैं, जो लागू नहीं होगा उसको आप क्रॉस कर दीजिए या उसको कट कर दीजिए। तो उसमें ये फिक्स है, इसमें कोई फेरबदल करने की गुंजाइश नहीं है, जो सीआरपीसी या बीएनएसएस में पहले से ही वर्णित है। अब जो मित्रों तीसरा कॉलम आता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो मूलभूत जो तथ्य हैं, आधारभूत जो तथ्य हैं, फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जिनको कि मुलजिम के लिए, उसके बचाव के लिए जानना आवश्यक है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, या ऐसे तथ्य हैं, ऐसे आधारभूत तथ्य हैं जो वो अपने वकील साहब को बताएगा तो उसके जो है वो उसकी पैरवी कर पाएंगे, उसकी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे पाएंगे, वो ऐसे तथ्य होते हैं। तो मित्रों उनको आप जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है उनको आप पहले से जो है वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि हर केस के जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होंगे वो सबके अलग अलग होंगे, सबकी परिस्थितियां अलग होंगी, जो ऑफेंस का नेचर होगा वो एकदम अलग होगा, तो वो पहले से आप नहीं लिख सकते। लेकिन मुख्य रूप से जैसे एक तरह के जो अपराध है उसमें आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पहले से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर चोरी है, चोरी के लिए यदि आप किसी अभियुक्त को अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिख सकते हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि आपकी जो है उपस्थिति सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी, या सह अभियुक्त ने जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या सेक्शन 27 या इंकसाफ किया कि जो है ऐसे से फला फला मेरे साथ था, या रंगे हाथों जो है पकड़ा गया। इन तथ्यों को आप जो है जो कॉलम नंबर 1 में है उनके साथ आप मिला के आप उसको कन्वे करेंगे तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पूरे हो जाएंगे। जैसे कि उसमें तारीख, समय और आपने वो सब लिखा तो लिख सकते हैं कि इतने तारीख को इतने बजे ऐसे 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 आपको रंगे हाथों ये चीज ले जाते हुए पकड़ा गया, तो वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हो गया। या इतने तारीख को इतने बजे ऐसे ऐसे आपको सीसीटीवी कैमरे में आपकी उपस्थिति दिखाई दी, या सहअभियुक्त के साथ आपको जाते हुए पकड़ा, तो ये आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसमें लिख सकते हैं। तो मित्रों यहाँ ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो 50 जो सीआरपीसी सेक्शन है या 47 बीएनएस है उसमें उसको बताया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। उसको आप कन्वे करेंगे, उसको अगर आप गिरफ्तार कर लेते तो प्रश्न ये उठता है कि यदि आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या गिरफ्तारी के आधार कैसे बताएंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईओ के पास इसके लिए एक और ऑप्शन है, क्योंकि आईओ जो जब भी किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करता है तो उसके जो रिलेटिव या उसका फ्रेंड या जिसका भी वो बताएं जिसमें वो हित रखते हो उस व्यक्ति को सूचना दी जाती है। तो जिस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी उसको गिरफ्तारी के आधार भी बताए जाएंगे कि इसको क्यों गिरफ्तार किया, ताकि वो अपने वकील से मिलकर जो है अपने उसको जमानत करवाने या उसकी पैरवी करने या उसका डिफेंस बनाने के लिए जो है उचित कार्रवाई कर सके। इसी तरह मित्रों और कोई आप अपराध, चोरी के अलावा जैसे कि आपने कोई दूसरा अपराध ले लिया, मारपीट का अपराध लिया, उसमें भी आप वर्णित कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो है आप फला फला व्यक्तियों के साथ इतने के साथ आपने जो है उसको इस हथियार से, कुंदा सांप से या उससे ऐसे ऐसे आपने चोटकारित की, या फला सीसीटीवी में आप दिखाई दे रहे हैं, या फला आपकी लोकेशन है, मोबाइल की लोकेशन है, आपकी जो है उससे बात की और आप इस तरह अपराध में, षड्यंत्र में शामिल थे जिसलिए, तो इन सबको आप गिरफ्तारी के आधार आप लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो गिरफ्तारी के आधार है इनको आप पहले से तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इसके अंदर ये मानना है, मेरा विनम्र मत है कि एक ही तरह के अपराध हैं तो उसमें मुख्य रूप से एक तरह की एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक तरह की साक्ष्य हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो गिरफ्तारी के आधार उनमें आप कॉमन हो सकते हैं, लेकिन पहले से आप किसी भी मामले के गिरफ्तारी के आधार नहीं बना सकते। या जैसे कि हमने जो रीजन्स ऑफ अरेस्ट हैं, गिरफ्तारी कारण है, वो पहले से हम प्रिंट कर सकते हैं, वो फिक्स हैं, वो उसको आप लिख सकते हैं। वो
गिरफ्तारी के जो कारण है वो आईओ के लिए हैं। उनका जो है अभियुक्त से कोई, मुलजिम से कोई उसका वास्ता कोई वो नहीं है। आप वो प्योरली मेंट फॉर आईओ। लेकिन जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, गिरफ्तारी के आधार हैं, वो मुलजिम के लिए व्यक्तिगत होते हैं, उसके लिए पर्सनल होते हैं। उसका और उसको वो जानना उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और उसको जो है आप पहले से तैयार नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के दिशा निर्देश देते हुए जो है 5-6 बिंदुओं के सभी कोर्टों को लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दिए, और उसमें बताया कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, गिरफ्तारी के आधार हैं, वो मैंडेटरी हैं, आदेशात्मक हैं, और आर्टिकल 22 से जो संविधान के मुताबिक जो है वो उनका पालना करना बहुत ही जरूरी है, और पालना नहीं की जाती है तो गिरफ्तारी अवैध होगी। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार इस तरह उस भाषा में उसको बताए जाने चाहिए मुलजिम को, जिस भाषा को वो समझता है तथा अपना बचाव कर सके। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मुलजिम गिरफ्तारी के आधार नहीं बताना कहता है, यदि मुलजिम प्लीड करता है कि उसको गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए, तो ये बर्डन जो है, ये सिद्ध करने का भार कि उसको गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, ये जो है आईओ पर होगा। यानी कि आईओ को सिद्ध करना है कि उसने मुलजिम या उसके मिलने वालों को या उसके रिश्तेदारों को जो है गिरफ्तारी के आधार बताए थे। यदि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं तो वो आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन होगा, और इस तरह जो उस गिरफ्तारी के आधार पर जो आगे जो भी रिमांड दिया जाएगा वो रिमांड अवैध होगा और वो इल्लीगल होगा। तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि यदि ये साबित हो जाता है गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए हैं, तो जो भी अपराध जिसमें कि मुलजिम को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है आईओ द्वारा, ऐसी गिरफ्तारी जो है अवैध मानते हुए उस अपराध में जमानत के प्रोविजंस नहीं होते हुए भी, जमानत के प्रावधान नहीं होते हुए भी उसको तुरंत जमानत पर छोड़ा जाएगा और उसको जो है आगे निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को भी कहा कि जो भी मजिस्ट्रेट साहब उस रिमांड को देखेंगे या रिमांड को आगे बढ़ाएंगे, वो देखेंगे कि मुलजिम को गिरफ्तारी के आधार जो है बताए गए हैं कि नहीं किए बताए गए हैं, तथा मुलजिम को जो गिरफ्तारी के आधार होंगे वो लिखित में बताए जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 डायरेक्शन दी थी, तो इस तरह यदि जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, गिरफ्तारी अधिकारी है या जांच जो भी एजेंसी कर रही है, वो अपने अरेस्ट मीमो को पहले से ही 3 भागों में डिवाइड कर ले। तो पहला उसका जो फॉर्मल अरेस्ट मीमो होगा, दूसरा उसका जो रीजन्स ऑफ अरेस्ट होगा जो कि आप पहले से लिख सकते हैं, तीसरा आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखेंगे, जो मैंने बताया कि वो प्रत्येक अपराध या प्रत्येक व्यक्ति या नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो हर एक जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होंगे उसकी तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होंगी, उनको आप लिखकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उनकी आप पालना कर सकते हैं, और उस तरह जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को होने वाली जो असुविधा है या स्ट्रिक्चर से आईओ अपने आप को बचा सकता है, तथा मुलजिम को जो बेजा फायदा होगा, जो हमने उसकी पालना नहीं करेंगे तो उस पालना का भी वो उसकी पालना को सुनिश्चित करते हुए अपने आप को, मुलजिम को इसका फ़ायदा लेने से रोक सकता है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी इसमें अवश्य टिप्पणी करें। यदि जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप इसमें कम से कम 2 जजमेंट इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।